हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोड टू सर्व एकेडमी। तो आज हम लोग क्लास 10 की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है हमारा जीएसटी, है ना। जीएसटी का मतलब क्या हो गया? जीएसटी का मतलब हो गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये लगता कब है और किस तरीके से लगता है, इसके बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जीएसटी जो है वो क्या है? वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो लोगों से लिया जाता है। किसके बदले में? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में। ठीक है, तो जीएसटी मेरा क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में गवर्नमेंट हमसे लेती है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब ये लेने का जरूरत क्यों पड़ा, इसके बारे में भी समझना जरूरी है। ये लेने का जरूरत क्यों पड़ा हमें? तो ये लेने का जरूरत जो है, मेन कारण ये था कि पहले के समय में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्सेस लेते थे। ठीक है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल टैक्स होता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स होता था, हमारा कस्टम ड्यूटी टैक्स होता था, एक्साइज ड्यूटी टैक्स होता था। और वही स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारे टैक्सेस होते थे, जैसे कि ऑक्ट्रॉय टैक्स होता था, इंटरटेनमेंट टैक्स होता था, लग्जरी टैक्स होता था, बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे पहले। तो सबको पेमेंट प्रोवाइड करना पड़ता था, जैसे कि हमारा होलसेलर हो गया, हमारा डीलर हो गया, हमारा कंज्यूमर हो गया, सबको जो है ये टैक्सेस देने पड़ते थे। और इसके कारण से जो है बहुत बड़ा ब्लंडर क्रिएट होता था। ठीक है, तो इस चीज को कम करने के लिए गवर्नमेंट ये अप्रोच लाया कि ये जो इतना सारा हमारा टैक्सेस है, उन सभी टैक्सेस को हटा करके एक सिस्टम लाया जाए टैक्स का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से हम लोग टैक्स दे। समझ में आ रहा है? तो ये जो सिस्टम था, वन नेशन वन टैक्स सिस्टम का जो कंसेप्ट था, ये हमारा गवर्नमेंट लेकर के आया जीएसटी के थ्रू। समझ में आ रहा है? तो जीएसटी क्या है? जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लिवाइड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये किस कंसेप्ट पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ वन नेशन वन टैक्स। ध्यान रहेगा? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब जो है ये अलग अलग तरीके के जीएसटी में बता हुआ है। जैसे कि हम लोग पहले जो है सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेता था, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेता था, उसी तरीके से अभी भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जब टैक्स लेता है तो उसको हम लोग सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सीजीएसटी जो है ये किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। क्लियर है? अच्छा, और जब हमारा स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज के लिए टैक्स लेता है तो वो कहलाता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी। ठीक है, तो ओवरऑल अभी तक हम लोग दो जीएसटी के बारे में समझे। एक हमारा सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, एक एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। एक और होता है हमारा यूटीजीएसटी, जिस जगह पे स्टेट नहीं है, जिस जगह पे यूनियन टेरिटरी है, तो उस जगह पे जो है हमारा जो टैक्स होता है वो यूटीजीएसटी के रूप में कहलाता है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और फाइनल में हम लोग को पढ़ना होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। समझ में आ रहा है? तो ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में अगर हम लोग को समझना है तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि सेल्स किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, किसी भी जगह पे सेल्स किस तरीके से हो सकता है? तो सेल्स दो तरीके से हो सकता है। एक एक स्टेट के अंदर में अगर सेल हो रहा है, ठीक है, तो उस तरीके के सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट सेल्स। क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट सेल्स। मतलब क्या कि एक स्टेट के अंदर में ही हमारा क्या हो रहा है? परचेजिंग भी हो रहा है और सेलिंग भी हो रहा है। लेकिन वही अगर एक स्टेट में परचेज करे और दूसरे स्टेट में हम सेल करें तो होगा क्या? इस तरीके के सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट सेल्स बोलेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो इंट्रा स्टेट सेल्स जब भी होता था तो हमारा जो पैसा है, जो टैक्स का पैसा है, वो किसको किसको जाता था? स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। समझ में आ रहा है? जब भी हमारा इंट्रा स्टेट सेल्स होता है तो हमारा क्या होता है? पैसा किसको जाता है? स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर यूनियन टेरिटरी है तो किसको जाता था? यूनियन टेरिटरी को और साथ ही साथ हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को। समझ में आ रहा है? लेकिन जब हमारा सेल्स इंटर स्टेट होता था, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमारा सेल्स होता था, या तो फिर दूसरे कंट्री से हमारे हमारे कंट्री में सामान आता था, या फिर हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में सामान जाता था, तब वो उस टाइप के सेल्स में जो है
हमारा स्टेट गवर्नमेंट का तो कोई भागीदारी नहीं है, तो इस कारण से वो जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था। समझ में आ रहा है? तो इस कारण से हमारा आईजीएसटी का जरूरत था हमें। आईजीएसटी क्या किसमें लगता है? आईजीएसटी उस तरीके के टैक्सेस में लगता है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होते हैं। ठीक है, मतलब जब गुड्स एंड सर्विसेज एक स्टेट से दूसरे स्टेट के में सप्लाई और प्रोवाइड होते हैं तो हमारा आईजीएसटी लगता है। या तो फिर इंपोर्ट कोई दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में हो रहा है या फिर हमारे कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो हमारा आईजीएसटी लगता है। समझ में आ रहा है? तो यहां तक समझ में आ गया। अभी तक हम लोगों को क्या क्या चीज समझ में आया कि जीएसटी क्या होता है। पहला चीज हम लोग ये समझ लिए। फिर हम लोग क्या समझे कि हमारा सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है, यूटीजीएसटी क्या होता है। अब हम लोग को ये ध्यान रखना है कि जो हमारा टैक्स होता है वो इक्वली डिवाइड होता है। मान के चल रहे हैं हमारा इंट्रा स्टेट सेल्स हो रहा है, मतलब स्टेट के अंदर में सेल्स हो रहा है, तो होगा क्या कि जो टैक्स लिया जाएगा वो इक्वली डिवाइड होगा। मान के चलते हैं कि 12% टैक्स है किसी एक प्रोडक्ट पे। ठीक है, मान के चलते हैं कि एक हम वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं जिसमें 18% टैक्स लग रहा है, तो उस 18% का 9% टैक्स जो है वो किसको जाएगा? वो 9% टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 9% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, और अगर यूटी है तो वो 9% यूनियन टेरिटरी को जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से जो है हमारा परसेंटेज डिवाइड होता है। लेकिन वही अगर हमारा इंटर स्टेट सेल्स हो रहा है तो सारा का सारा एज आईजीएसटी जो है टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। समझ में आ रहा है? सारा का सारा टैक्स जो है किसको जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है जो भी चीज हम लोग पढ़े उससे हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। उससे पहले हम लोग को दो टर्म समझना जरूरी है। एक हमारा है इनपुट जीएसटी और दूसरा हमारा है आउटपुट जीएसटी। तो हम लोग देखते हैं कि इनपुट जीएसटी हम लोग कैसे समझ सकते हैं और आउटपुट जीएसटी कैसे समझ सकते हैं। ये समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन का यूज करेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट ₹15,000। एक आर्टिकल है जिसका प्राइस 15,000 रुपया मार्क किया गया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? अ डीलर सेल्स इट टू अ कंज्यूमर। तो मान लेते हैं ये जो डीलर है ये 15,000 का मार्क प्राइस वाला सामान किसी कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहा है ना, किसी कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहा है। अब क्या बोल रहा है? एट 10% प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट में? 10% प्रॉफिट में, मतलब 15,000 में ये 10% प्रॉफिट कमाया और उसको सेल किया। अब अगर हम लोग को बोला गया है कि अगर मेरा रेट ऑफ जीएसटी 12% है तो हमको बताओ कि सेलिंग प्राइस क्या होगा आर्टिकल का। क्या पूछा? सबसे पहले हमसे पूछा कि इस आर्टिकल का जो डीलर 15,000 मार्क किया था रेट, उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो हम लोग को अगर सेलिंग प्राइस चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? तो जो भी मार्क प्राइस था उसमें अगर हम 10% बढ़ा दें तो हमारा यही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मार्क प्राइस हमारा क्या है? 15,000 रुपीज प्लस अगर हम लोग 10% बढ़ा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 10/100 ऑफ 15,000। यही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल हम लोग को क्या मिलेगा? 15,000 प्लस 1,500, that means ₹16,500। यही मिलने वाला है हम लोग को। मतलब क्या है कि अगर कोई डीलर किसी एक आर्टिकल का दाम 15,000 रुपया रखता है और 10% प्रॉफिट में बेचता है कंज्यूमर को तो उसका सेलिंग प्राइस 16,500 होगा। क्लियर है? ये बेसिक है, नॉर्मल क्वेश्चन जो क्लास 8-9 में हम लोग करते आए हो। अब जो है हम लोग को क्या बोल रहा है? द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। बोल क्या रहा है
कि कितना टैक्स जो है कंज्यूमर पे किया जीएसटी के अंदर में। ठीक है, अब यहाँ पे हमको बोला सिर्फ और सिर्फ टैक्स बताओ, किसको दिया ये नहीं बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया कि स्टेट गवर्नमेंट को दिया ये तो नहीं बोला, कितना टैक्स दिया, तो ऑब्वियस सा बात है दोनों को दिया है ना। तो हमको क्या बोला कि अगर मेरा रेट ऑफ जीएसटी 12% है तो हमको बताओ कि कितना टैक्स दिया, है ना, कितना टैक्स दिया, टैक्स गिवन बाय कंज्यूमर। देखिए जो हमारा चेन है वो क्या कह रहा है कि डीलर कोई सामान जो है कंज्यूमर को बेचा, तो कंसेप्ट क्या कहता है कि जो सामान है उसके लिए पहले क्या किया होगा, डीलर अपना जीएसटी पे किया होगा सामान का। ठीक है, अपना जीएसटी पे करने के बाद कंज्यूमर जो है इस सेलिंग प्राइस पे अपना जीएसटी पे करेगा। ठीक है, किसको पे करेगा, डीलर को पे करेगा। ध्यान से समझिएगा, 16,500 रुपया जो है इस आर्टिकल का दाम है और इस 16,500 में कंज्यूमर क्या करेगा, अपना 12% का जीएसटी पे करेगा। और ये 12% का जीएसटी मिलेगा किसको, डीलर को। किसको मिल रहा है, डीलर को मिल रहा है। अब ये डीलर क्या करेगा, ये जो अपना कॉस्ट प्राइस पे जितना भी जीएसटी प्रोवाइड किया था, ठीक है, जो भी जीएसटी ये पे किया था इस सामान को पहले खरीदते समय, क्या करेगा, उतना पैसा वो लेकर के रख लेगा और जो बचा हुआ अमाउंट है वो बचा हुआ अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। समझ में आ रहा है क्या करना है यहाँ पे। चलिए तो अब अच्छे से हम लोग देखते हैं कि हुआ क्या। तो हमारा सेलिंग प्राइस है 16,500। तो अगर हमसे पूछ रहा है कि कितना टैक्स पे किया जाएगा कंज्यूमर के द्वारा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस सेलिंग प्राइस पे ही कंज्यूमर जो है क्या करेगा, अपना टैक्स पे करेगा। मतलब 16,500 रुपए में कंज्यूमर जो है 12% का टैक्स देगा। क्लियर है, और ये जुड़ जाएगा इस 16,500 से। समझ में आ रहा है, ये हमारा सेलिंग प्राइस था और इतना जो है वो टैक्स पे कर रहा है। समझ में आ रहा है, हमको सिर्फ और सिर्फ टैक्स के बारे में पूछा गया है तो हम लोग सिर्फ इतना ही बताएंगे कि कितना हम लोग पे कर रहे हैं। चलिए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 00 कैंसिल आउट हो गया, 165 इंटू 12 है ना, क्या आएगा 165 इंटू 12, 5 इंटू 2 इज 10, 6 इंटू 2 इज 12, 113, 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 1 3, फिर 5 इंटू 1 इज 5, 6 इंटू 1 इज 6, 1 इंटू 1 इज 1, 0 प्लस 8 9 1, तो हम लोग को क्या मिलेगा, ₹1980। तो 1980 रुपए जो है ये पैसा जो है टैक्स दिया गया है कंज्यूमर के द्वारा। किसको दिया गया है, डीलर को दिया गया है। किसको दिया गया है, डीलर को दिया गया है। समझ में आ रहा है, तो पहला ये समझ में आ गया। तो जो भी कंज्यूमर, जो लास्ट यूनिट है हमारा, जैसे कि हमारा कंज्यूमर इस क्वेश्चन में लास्ट यूनिट है, तो लास्ट यूनिट जो पेमेंट करता है जीएसटी का उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी। वही जो डीलर हमारा पेमेंट करेगा वो हमारा क्या होगा, इनपुट जीएसटी। समझ में आ रहा है, अगर डीलर के थ्रू बेचा जा रहा है सामान कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर जो जीएसटी पे कर रहा है डीलर को, वो हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट जीएसटी कहलाएगा। और वही जो डीलर पे करेगा जीएसटी वो हमारा इनपुट जीएसटी कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो आउटपुट जीएसटी हम निकाल लिए कि इतना टैक्स जो है कंज्यूमर पे किया डीलर को। अब इसमें से डीलर जो है जो भी अमाउंट वो पे किया होगा अपना जीएसटी वो हटा लेगा, और हटाने के बाद जो अमाउंट बचा हुआ है वो बचा हुआ अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर देगा। समझ में आ रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें सेकंड पार्ट जो है हमारा बोल रहा है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी, सॉरी थर्ड क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कंज्यूमर टोटल कितना पैसा पे किया। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, कंज्यूमर
टोटल कितना पैसा पे किया, टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। तो ऑब्वियस सा बात है, हम लोग को यही दिमाग में रखना होगा कि 16,500 सामान का सेलिंग प्राइस था और उसी में जो है 1980 रुपए जो है कंज्यूमर ने टैक्स दिए, है ना। तो ओवरऑल कितना अमाउंट पे किया कंज्यूमर, 16,500 प्लस 1980 रुपीज, है ना। तो ये टोटल अमाउंट जो है कंज्यूमर पे किया। समझ में आ रहा है। अच्छा, तो 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 8 इज 8, 5 प्लस 9 इज 14 और 6 प्लस 1 इज 7 प्लस 1 इज 8 और यहाँ पे है हमारा 1। तो 18,480 रुपीज जो है ये टोटल अमाउंट कंज्यूमर पे किया। समझ में आ रहा है। 18,480 रुपीज जो है हमारा कंज्यूमर पे किया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब देखिए ध्यान से देखते हैं। इतना तो हमको समझ में आ गया। अगर हमको क्वेश्चन में गिवन रहता कि इतना परसेंट जो है डीलर जो है अपने पैसे के हिसाब से जो है पे कर रहा है एज अ जीएसटी, तो वो जीएसटी क्या होता, हमारा इनपुट जीएसटी होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अगर कुछ वैसा क्वेश्चन होगा तो हम लोग जरूर देखेंगे। आगे चलते हैं। A shopkeeper buys an article from a wholesaler for ₹20,000। बोल क्या रहा है कि एक शॉपकीपर जो है होलसेलर से सामान खरीदता है 20,000 रुपए में। कितने हजार में, 20,000 में शॉपकीपर होलसेलर से सामान खरीदता है। अब क्या बोल रहा है, एंड सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट 10% प्रॉफिट। अब ये सामान जो है ये कंज्यूमर को बेच देता है 10% प्रॉफिट में। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब क्या बोल रहा है, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, जीएसटी हमारा 12% लग रहा है, फाइंड द टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। ठीक है, क्या होता है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो ऑब्वियस सा बात है, जो कंज्यूमर पे कर रहा है अमाउंट एज अ जीएसटी वो सबसे ज्यादा अमाउंट है ना। तो अगर जो कंज्यूमर पे कर रहा है, ध्यान से समझिएगा कि मान लेते हैं शॉपकीपर 20,000 में सामान खरीदा तो वो कुछ ना कुछ जीएसटी तो पे किया होगा। मान लेते हैं कि वो X रुपीज जीएसटी पे किया। ठीक है, और कंज्यूमर जो है, जो नया दाम उसको मिल रहा है 20,000 में 10% बढ़ाने के बाद जो रेट है सेलिंग प्राइस, उस सेलिंग प्राइस में जब वो पैसा पे करेगा जीएसटी का, तो मान लेते हैं वो एक्स प्लस कुछ समथिंग 100 या 200 कुछ भी अमाउंट हो सकता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये कुछ ऐसा आया। तो हमारा टैक्स लायबिलिटी क्या कहता है कि ये जो हमारा शॉपकीपर है उसके पास 100 रुपए ज्यादा आ रहे हैं, है ना, उसके पास 100 रुपए ज्यादा आ रहे हैं। अब ये शॉपकीपर का लायबिलिटी है कि वो 100 रुपए वो गवर्नमेंट को जमा करे। समझ में आ रहा है। तो ये 100 रुपए जो है एज अ टैक्स लायबिलिटी हम लोग निकालते हैं। टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। समझ में आ रहा है। अच्छा, तो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या निकालना है, आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी का मतलब क्या हो गया, शॉपकीपर कितना जीएसटी पे करेगा। समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में। और हमको क्या निकालना है, इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कंज्यूमर कितना जीएसटी पे करेगा। समझ में आ रहा है। अच्छा, तो हम लोग आउटपुट जीएसटी पहले निकालते हैं। आउटपुट जीएसटी, इसका मतलब क्या हो गया, जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर। तो ये हमारा कितना होगा, 20,000 का सामान था, उसमें हमको बोला गया है कि 12% का जीएसटी लग रहा है।
क्लियर है? तो यही हमारा जीएसटी अमाउंट होगा 20,000 इंटू 12/100। अब ओवरऑल अगर हम लोग देखें, ये जीरो कट गया, 12 इंटू 2 इज 24, 2400, दैट मीन्स रुपीज 2400 जो है शॉपकीपर एज अ जीएसटी पे करेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आते हैं हम लोग इनपुट जीएसटी पे। इनपुट जीएसटी के लिए हमको सबसे पहले वो अमाउंट चाहिए होगा जिस अमाउंट पे कंज्यूमर जो है वो सामान खरीद रहा है। तो हमको क्या बोला, हमको सबसे पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस चाहिए, है ना? तो हमको क्या बोला गया है कि 20,000 रुपीज का जो सामान था उसको 10% प्रॉफिट में बेचा गया, है ना? 20,000 का जो सामान था उसको 10% प्रॉफिट में बेचा गया, मतलब ये 10% का प्रॉफिट जो है इसमें ऐड होगा। समझ में आ रहा? इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ₹20,000 प्लस ये 0000 अगर कट कर दे तो 200 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 2,000 रुपीज। ये होना चाहिए। इसका मतलब हमारा ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 22,000, है ना? तो 22,000 रुपया में कंज्यूमर उस सामान को खरीद रहा है और इस पे जो है वो क्या कर रहा है, टैक्स दे रहा है। तो अब हम लोग इनपुट टैक्स निकालेंगे। इनपुट टैक्स क्या है, टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर टू द शॉपकीपर, टैक्स पेड बाय द कंज्यूमर। क्लियर है? तो यहां पे अगर हम लोग बोले कि टैक्स कितना पे किया कंज्यूमर, तो ये जो अमाउंट है 22,000 उस पे 12% पे किया, है ना? इस पे 12% पे किया, इसका मतलब ये 00 कट जाएगा, हमको क्या मिलेगा, 220 इंटू 12, 220 इंटू 12 ये कितना आ जाएगा, रुपीज 2640। क्या आएगा, रुपीज 2640। अब ध्यान से देखिए, हमको क्या निकालना है, टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी। तो कंज्यूमर पे किया 2640 रुपए और पहले से जो हमारा शॉपकीपर है वो पे कर चुका था हमारा 2400 रुपए, है ना? 2400 रुपीज जो है हमारा शॉपकीपर पहले से पे कर चुका था और कितना अमाउंट बचा हुआ है जो उसको पे करना है एक्स्ट्रा। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 240 रुपीज। ये हमारा शॉपकीपर का लायबिलिटी बनता है कि ये 240 रुपए जो एक्स्ट्रा वो कंज्यूमर से ले रहा है वो भी गवर्नमेंट को पे करे। समझ में आया? तो ये है हमारा कंसेप्ट टैक्स लायबिलिटी का। अब ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अभी जैसे अगर हमको ये क्वेश्चन में बोल देता कि आप जो है टैक्स लायबिलिटी बताइए इस कंडीशन में जब होलसेलर शॉपकीपर को सामान बेच रहा है, तो अगर हमको पता होता कि होलसेलर X रुपीज में सामान खरीदा है, वो इतना जीएसटी पे किया है, तो ये हमारा होलसेलर वाला जो जीएसटी होता ये हमारा क्या होता, इनपुट जीएसटी होता, और शॉपकीपर वाला जो जीएसटी होता वो हमारा आउटपुट जीएसटी होता। समझ में आ रहा है? और उसके बाद फिर आउटपुट जीएसटी से इनपुट जीएसटी को सब्ट्रैक्ट कर देते तो हमारा क्या मिल जाता, टैक्स लायबिलिटी मिल जाता। तो क्वेश्चन को पहले समझिएगा कि टैक्स लायबिलिटी किसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो हम लोग को बोला गया कि जब शॉपकीपर कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेच दिया है तब हमको टैक्स लायबिलिटी निकालना है, तो हम लोग ऐसे निकालेंगे। अगर हमको ये बोलता कि होलसेलर जो है शॉपकीपर को बेचा है तब हमको टैक्स लायबिलिटी बताना है, तो इसके हिसाब से इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी मेरा क्या होता, चेंज होता। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए, हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन्युफैक्चरर buys raw material worth rupees 7,500 paying GST at the rate of 5%। बोल क्या रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है जो क्या कर रहा है,
रॉ मटेरियल खरीद रहा है 7500 रुपए का, ठीक है, और उसमें जीएसटी पे कर रहा है 5%, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर क्या किया, जब रॉ मटेरियल खरीदा 7500 का, तो वो 5% जीएसटी पे किया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये जो जीएसटी ये पे किया, ये किसको पे किया, ये जरूर किसी होलसेलर को लिया होगा, है ना। तो ये जो होलसेलर है उसको ये जो है 5% जीएसटी पे किया, समझ में आ रहा है। तो ओवरऑल सबसे पहले क्या हुआ कि एक होलसेलर किसी रेट में उस सामान को खरीदा होगा, और वो सामान जो है वो 7500 रुपीज में मैन्युफैक्चरर को बेच रहा है, और इसके साथ साथ 5% जीएसटी कलेक्ट कर रहा है। तो इस 5% में जो है ओवरऑल जो भी जीएसटी है ये होलसेलर पे कर देगा, है ना। तो मतलब मैन्युफैक्चरर का जो जीएसटी है वो होलसेलर पे करेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब जो है क्या बोल रहा है कि ये जो मैन्युफैक्चरर है he sells the finished product to a dealer at 40% प्रॉफिट। ये मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, एक डीलर को वही सामान जो है उसको एक अच्छा सामान बना करके, फिनिश प्रोडक्ट बना करके 40% प्रॉफिट में बेच रहा है। समझ में आ रहा है। तो अब होगा क्या, ध्यान से समझिएगा। 40% प्रॉफिट में बेच दिया, अगर हमारा परचेज एंड सेल जो है वो इंट्रा स्टेट है, यहां पे बोला क्या कि ये जो परचेज एंड सेल है ये कैसा है, इंट्रा स्टेट है, मतलब स्टेट के अंदर है। तो स्टेट के अंदर में जो टैक्सेस लगते हैं वो किनके बीच में डिवाइड होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा, समझ में आ रहा है। तो हम लोग को क्या बोल रहा है, हम लोग को ये भी बता दिया है कि रेट ऑफ जीएसटी 12% है। रेट ऑफ जीएसटी कितना है, 12%। पहले जो रॉ मटेरियल 7500 में बेचा गया था उसमें 5% का था, ठीक है, रॉ मटेरियल का जीएसटी रेट क्या था, 5%। लेकिन जब मैन्युफैक्चरर डीलर को बेच रहा है तो जीएसटी का रेट अब क्या हो गया है, 12%। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो हम लोग को इसके हिसाब से काम करना है। अब क्या बोल रहा है, द इनपुट टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर कितना इनपुट टैक्स पे करेगा अंडर जीएसटी, तो इनपुट टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर, ये कितना हो जाएगा, 7500 का 5%, है ना, 7500 का 5%, दैट मीन्स 75 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 375। 5 इंटू 5 इज 5, 5 इंटू 7 इज 35 प्लस 2 37। तो हम लोग ये समझ गए कि 375 रुपीज एज अ जीएसटी मैन्युफैक्चरर पे करेगा, ठीक है, एज अ जीएसटी मैन्युफैक्चरर पे करेगा। तो ये हमारा मैन्युफैक्चरर का इनपुट टैक्स हुआ, ठीक है। अब ओवरऑल हमको क्या बोला गया, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है द आउटपुट टैक्स अंडर जीएसटी कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर किससे कलेक्ट कर रहा है, डीलर से कलेक्ट कर रहा है ना, किससे कलेक्ट कर रहा है, डीलर से। तो आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर। ध्यान से समझिएगा, मैन्युफैक्चरर जो है आउटपुट टैक्स जो कलेक्ट करेगा वो किससे कलेक्ट करेगा, डीलर से। तो डीलर को जो सामान बिका है वो कुछ पैसे में बिका होगा, है ना। अगर हमको वो पैसा पता चल जाए कि कितना पैसा में डीलर जो है वो मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद रहा है, तो उस पर 12% का जीएसटी लगा करके हमको पता चल जाएगा कि आउटपुट टैक्स क्या है ना। तो सबसे पहले कितना पैसा में डीलर सामान खरीदा है उसके बारे में देखते हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल अगर हम लोग देखें तो वो कितना हो जाएगा, बोला क्या कि 7500 का सामान था, उसमें
हमारा 40% का प्रॉफिट रख करके उस सामान को बेचा गया, है ना। तो ओवरऑल कॉस्टिंग क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 7500 प्लस 75 इंटू 40, 5 इंटू 4 इज 20, 7 इंटू 4 इज 28 प्लस 230, दैट मीन्स ओवरऑल हमको क्या मिलेगा, 3000 इधर मिलेगा और 7500 इधर है। तो हमारा ओवरऑल कितना हो गया, ₹10,500। तो इतना पैसा में डीलर जो है वो सामान को खरीद रहा है, 10,500 में खरीद रहा है और उस पे वो 12% जीएसटी दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर, ये कितना हो जाएगा, ₹10,500 इंटू 12/100, 12% का जीएसटी इसमें पे कर रहा है ना। तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, 105 इंटू 12, 105 इंटू 12 क्या मिलेगा हम लोग को, 105 इंटू 12 हो जाएगा 1260, कितना हो जाएगा, 1260 रुपीज। ये क्लियर हो गया। तो ये हमारा आउटपुट टैक्स है जो मैन्युफैक्चरर कलेक्ट किया। तो ओवरऑल कितना टैक्स वो पे किया गवर्नमेंट को। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो बोल रहा है जीएसटी के अंदर में कितना टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया मैन्युफैक्चरर और स्टेट गवर्नमेंट को दिया मैन्युफैक्चरर। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, होलसेलर जो है कुछ परसेंट जीएसटी में मैन्युफैक्चरर को सामान भेजा, है ना। तो ओवरऑल मैन्युफैक्चरर जो है जीएसटी का पैसा किसको दिया, होलसेलर को, है ना। तो ओवरऑल मैन्युफैक्चरर का जीएसटी पेमेंट जो है होलसेलर गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहा है, क्लियर है। उसी तरीके से डीलर का जो पैसा है, जो डीलर जो है जीएसटी प्रोवाइड करेगा, वो जीएसटी मैन्युफैक्चरर को मिलेगा। और ये इस जीएसटी में जितना उसने होलसेलर को दिया था वो पैसा वो माइनस करके जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा यही ना मैन्युफैक्चरर पे करेगा एज अ जीएसटी। समझ में आ रहा है। तो बस हम लोग यही कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर वो कितना हो जाएगा, वो टैक्स लायबिलिटी के बराबर हो जाएगा। वो कितना होगा हमारा, अगर हम लोग यहाँ पे 1260 रुपीज है आउटपुट जीएसटी, तो ये माइनस इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी कितना था 375, यही था। तो ओवरऑल अगर हम लोग माइनस करें 10 माइनस 5 इज 5, 16 माइनस 7, इसको अगर हम लोग करें तो कितना हो जाएगा 1260 माइनस 375, है ना। 16 माइनस 7, 15 minus 7, 7 plus 3 is 10, 10 plus 5 is 15, तो हमारा 8 यहाँ पे आया, है ना। ये होना चाहिए। और साथ ही साथ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 minus 3 is 8, तो हमारा ₹885 जो है वो हमारा जीएसटी होगा, है ना। तो जीएसटी हमारा क्या हो गया, ₹885। अब ध्यान से देखिएगा, ये जीएसटी मैन्युफैक्चरर पे कर रहा है गवर्नमेंट को, किस गवर्नमेंट को कितना पे कर रहा है अभी तक ये नहीं पता चला। अब अगर सीजीएसटी के बारे में बात करें, सीजीएसटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर, वो कितना हो जाएगा 885 का हाफ, दैट मीन्स ₹442.5। समझ में आ रहा है। तो इतना अमाउंट वो जो है वो किसको देगा,
CGST को देगा। समझ में आ रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना अमाउंट वो प्रोवाइड करेगा। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना प्रोवाइड कर दिया, अब जो है स्टेट गवर्नमेंट को कितना प्रोवाइड करेगा? सेम अमाउंट। तो SGST पेड बाय द मैन्युफैक्चरर will be equal to rupees 442.5। समझ में आ रहा है? एकदम बेसिक सा चीज है कि अभी तक जो है हमको ये पता था कि आउटपुट जीएसटी मैन्युफैक्चरर के लिए क्या है, इनपुट जीएसटी मैन्युफैक्चरर के लिए क्या है। आउटपुट माइनस इनपुट किए तो हमको पता चला कि जीएसटी कितना पे किया मैन्युफैक्चरर। अब मैन्युफैक्चरर इतना जीएसटी पे किया तो आधा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, आधा वो स्टेट गवर्नमेंट को देगा। समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट हम लोग को क्या बोल रहा है? द अमाउंट पेड बाय डीलर फॉर द फिनिश प्रोडक्ट। कितना पैसा पे किया डीलर फिनिश प्रोडक्ट के लिए? तो ऑब्वियस सा बात है, जो भी डीलर जितना भी अमाउंट में सामान को खरीदा होगा उसमें वो जीएसटी पे किया होगा। तो कितना अमाउंट में खरीदा था? तो वो खरीदा था 10,500 में, है ना? अच्छा, टोटल अमाउंट पेड बाय द डीलर। अब वो जो सामान था वो 10,500 रुपए का था, और उसमें जो है ध्यान से देखिएगा 10,500 रुपए का सामान था, उसमें उसने जीएसटी जो पे किया था वो 12% पे किया था। 12% जीएसटी जब पे किया था तो ओवरऑल अमाउंट कितना आ रहा था? 1260 रुपीज, है ना? तो ये 1260 रुपीज इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ओवरऑल उसने कितने पेमेंट किए? 0 + 0 0, 0 + 6 is 6, 5 + 2 is 7, और 0 + 1 is 1। 11,760 रुपीज जो है ये टोटल अमाउंट डीलर पे किया, है ना? 11,760 रुपए जो है डीलर टोटल अमाउंट पे किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ रिटेलर बायज अ टीवी फ्रॉम अ होलसेलर। एक रिटेलर है जो क्या कर रहा है? एक टीवी खरीद रहा है होलसेलर से। अब क्या यहां पे बोल रहा है? कितने रुपए में? 40,000 रुपए में। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब क्या बोल रहा है? ही मार्क्स द प्राइस ऑफ द टीवी 50% अबव हिज कॉस्ट प्राइस। बोल क्या रहा है कि जो भी कॉस्ट प्राइस उसको पड़ा, 40,000 रुपया उसको पड़ा कॉस्ट प्राइस, इस कॉस्ट प्राइस में जो है वो क्या किया? वो जो सामान जो था उसको मार्क किया, उसका मार्क प्राइस क्या रखा? 15% ज्यादा रखा। ठीक है, तो मार्क प्राइस 15% ज्यादा रखा, और क्या हुआ? एंड सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट 5% डिस्काउंट। ज्यादा रखने के बाद मार्क प्राइस दिखा दिया कितना है, और उसके बाद कंज्यूमर को सामान जो है 5% डिस्काउंट में बेचा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब क्या बोल रहा है? इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट सेल्स का मतलब स्टेट के अंदर वाला सेल, है ना? इसका मतलब सीजीएसटी होगा और साथ ही साथ हमारा एसजीएसटी होगा। एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। हमको बता दिया कि रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 12% है सभी केसेस में। अब हमको क्या बोल रहा है? फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टीवी। सबसे पहले मार्क प्राइस निकालना है। तो ऑब्वियस सा बात है, मार्क प्राइस कब बना? जब हम लोग 40,000 जो कॉस्ट प्राइस था उस पे 15% राइज किए तो हमारा मार्क प्राइस सेट हुआ, है ना? तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस ऑफ द टीवी will be equal to 40,000 plus 15% of 40,000।
यही होना चाहिए, है ना। अच्छा, ये जीरो कट जाएगा, तो ओवरऑल हमको क्या मिलेगा, 40,000 प्लस 15 इंटू 4 इज 66,000, मतलब ओवरऑल ₹46,000 होगा, है ना। तो ये हुआ मेरा मार्क प्राइस टीवी का। टीवी का मार्क प्राइस कितना हुआ, 46,000। लेकिन इतना में बेचा नहीं, ये तो मार्क प्राइस है ना। बेचा कितना में, 5% डिस्काउंट दे करके मार्क प्राइस में। समझ में आ रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी। टीवी के लिए कंज्यूमर कितना पे किया। अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर फॉर टीवी। तो अगर कंज्यूमर कोई भी सामान खरीद रहा है टीवी को, तो सबसे पहले कितना में खरीदा उसके बारे में आइडिया होना चाहिए, है ना। तो इसके बारे में हम लोग सोचते हैं कि कैसे हम लोग को पता चलेगा कितना में खरीदा। तो 46,000 का मार्क प्राइस था, ध्यान से समझिएगा, 46,000 का मार्क प्राइस था, उसमें से हमको 5% डिस्काउंट प्रोवाइड किया गया, है ना। तो 5/100 ऑफ 46,000 होना चाहिए, माइनस कर देंगे इससे, तो होगा क्या, 46,000 माइनस 5 इंटू 6 इज 30, 5 इंटू 4 इज 20, 20 प्लस 3 23। तो ओवरऑल हमको क्या हो जाएगा, 2300 माइनस करेंगे हम लोग 46,000 से, तो क्या हो जाएगा, 0 0 10 माइनस 3 7, 5 माइनस 2 इज 3, 43,700 हमारा क्या होगा, वो प्राइस होगा जिसमें उस टीवी को खरीदा जा रहा है कंज्यूमर के द्वारा, है ना। तो 43,700 तो हमारा नॉर्मल प्राइस हो गया। अब उसमें जो है हमारा क्या हुआ, 12% जीएसटी लगा, 12% जीएसटी लगा। समझ में आ रहा है, नॉर्मल प्राइस जो टीवी का है प्लस उसमें जो जीएसटी लग रहा है वो, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अच्छा, तो होगा क्या, इसका वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ये बन जाएगा 43700 प्लस 437 इंटू 12, 437 इंटू 12 हमारा क्या बन जाएगा, 5244। इसको ऐड करते हैं, 0 प्लस 4 इज 4, 0 प्लस 4 इज 4, 7 प्लस 2 इज 9, 3 प्लस 5 इज 8। तो हम लोग को 48,944 मिलेगा। अब ये अमाउंट जो है कंज्यूमर पे करेगा टीवी खरीदते समय, जीएसटी मिला करके, समझ में आ रहा है, इतना अमाउंट जो है वो कंज्यूमर पे करेगा उस टीवी के लिए, क्लियर है, समझ में आया। उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। बोला क्या कि रिटेलर कितना पे करेगा जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, रिटेलर कितना पे करेगा जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ऑब्वियस सा बात है, रिटेलर जो पे करेगा वो क्या पे करेगा, जो भी कंज्यूमर से लेगा और जो इसने होलसेलर को दिया होगा उससे माइनस कर देगा, यही ना करेगा। तो सबसे पहले जीएसटी पेड बाय रिटेलर टू होलसेलर, कितना जीएसटी पे किया, तो ये 40,000 में सामान को खरीदा था और 12% जीएसटी पे किया था, है ना। तो इनपुट जीएसटी मेरा क्या होगा, ये हमारा हो गया इनपुट जीएसटी, क्या हो गया, इनपुट जीएसटी। तो हमारा इनपुट जीएसटी क्या हो गया, 12 इंटू 4 इज 48, तो 4800 रुपीज जो है वो रिटेलर होलसेलर को एज अ जीएसटी पे किया, तो ये उसका इनपुट जीएसटी हुआ। आउटपुट जीएसटी निकाल लेते हैं, जीएसटी कलेक्टेड बाय द रिटेलर,
रिटेलर जब कंज्यूमर से पैसा लेता है जीएसटी का, तो वो कितना लेता है? तो ऑब्वियस सा बात है, कंज्यूमर जो अमाउंट पे जीएसटी पे कर रहा है वो जीएसटी क्या है? 5244 है ना? कंज्यूमर जो जीएसटी का अमाउंट पे कर रहा है वो क्या है? 5244। दैट मींस 12% ऑफ 43,700। तो कंज्यूमर इतना जीएसटी पे किया रिटेलर को। तो ओवरऑल जीएसटी जो पे कर रहा है रिटेलर, जीएसटी पेड बाय retailer will be equal to output GST minus input GST। ये होना चाहिए। आउटपुट जीएसटी हमारा क्या है? 5244, और ये माइनस किससे होगा? 4800 रुपीज से। तो ओवरऑल हमको कितना मिलेगा? 5244 माइनस 4800, ये हम लोग को कितना मिल जाएगा? 4 माइनस 0 इज 4, 4 माइनस 0 इज 4, 12 माइनस 8 इज 4, 12 माइनस 8 इज 4, और 4 माइनस 4 0। तो मतलब 444 रुपए जो है वो जीएसटी पे करेगा रिटेलर गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट को 444 रुपए पे करेगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, है ना? द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऑब्वियस सा बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट को वो उसका आधा हिस्सा देगा, है ना? मतलब 6% देगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? जीएसटी पेड, सीजीएसटी पेड बाय रिटेलर, वो कितना होगा? 444 का हाफ, दैट मीन्स ₹222। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट कितना टैक्स रिसीव किया जीएसटी किया। ठीक है, जीएसटी हम लोग से पूछ रहा है कि कितना जीएसटी रिसीव किया। अब जीएसटी जो रिसीव किया वो हमारा क्या हो जाएगा? पहले वो 2400 रुपीज जो है गेन कर रहा था, और उसमें जो है 222 रुपए जो है और एक्स्ट्रा वो गेन किया, है ना? पहले वो 2400 रुपीज गेन कर रहा था, और अब जो है एक्स्ट्रा 222 रुपीज गेन कर रहा है। तो ओवरऑल हमको कितना मिल जाएगा? 2622। इतना पैसा जो है वो क्या करेगा? स्टेट गवर्नमेंट से, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा जीएसटी के रूप में। कैसे? ध्यान से देखिएगा। कंज्यूमर का जो जीएसटी है वो रिटेलर पे कर रहा है ना? और रिटेलर का जो जीएसटी है वो होलसेलर पे कर रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो जीएसटी प्रोवाइड किया था, ये कितना प्रोवाइड किया था? 40,000 का अमाउंट। 40,000 का अमाउंट मतलब कितना है? ध्यान से देखिएगा। अगर 4800 का अमाउंट बन रहा है जीएसटी, रिटेलर जो होलसेलर को पे कर रहा है, ठीक है, रिटेलर जो होलसेलर को पे कर रहा है वो 4800 रुपीज है एज अ जीएसटी, दोनों गवर्नमेंट को मिला करके। ठीक है, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट को पे करेगा तो वो कितना पे करेगा? 2400 रुपीज। समझ में आ रहा है? कितना पे करेगा? 2400 रुपीज। और कंज्यूमर से रिटेलर जो है एक्स्ट्रा 222 रुपए ले रहा है। तो ओवरऑल कितना स्टेट गवर्नमेंट को पेमेंट जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट को 2400 रुपए प्लस 222 रुपए जाएगा, है ना?
तो ओवरऑल कितना आएगा 2622 रुपीज जो है स्टेट गवर्नमेंट को एज अ जीएसटी प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है किरण परचेजेस एन आर्टिकल फॉर ₹5310। ठीक है, किरण जो है 5310 रुपए में एक सामान को खरीदती है। अब क्या बोल रहा है विच इंक्लूड्स 10% रिबेट ऑन द मार्क प्राइस। मतलब क्या है कि ये जो अमाउंट है ये क्या कहता है कि मार्क प्राइस में 10% रिबेट प्रोवाइड कर दे रहे हैं तो बन रहा है। क्लियर है? अब यहां पे बोल रहा है कि इसमें 18% टैक्स भी लग रहा है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि 18% टैक्स भी लग रहा है, तो हमको बताना है कि मार्क प्राइस क्या होगा। समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कि इस पे जो है हमारा जो भी हमारा रिमेनिंग पार्ट है उस पे हमारा 18% टैक्स भी लग रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे इतना चीज हमको बता दिया कि ये जो 5310 रुपीज है वो क्या है मार्क प्राइस में 10% रिबेट दिए तब, और उसके साथ साथ उसमें जो 18% जीएसटी लगाए तब का अमाउंट है। समझ में आ रहा है? 5310 क्या कह रहा है कि ओवरऑल जो भी हमारा ये है उस पे अगर हम लोग 18% टैक्स लगा दे तो हमारा जो अमाउंट बनकर के आएगा वो 5310 होगा। तो हमको बताना है कि हमारा मार्क प्राइस क्या है। तो मान लेते हैं कि हमारा मार्क प्राइस एक्स है। हमारा मार्क प्राइस क्या है? एक्स है। तो ये x माइनस 10/100 ऑफ x होगा, है ना, प्लस 18% ऑफ दिस अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट। यही होना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोला कि हमारा जो 5310 रुपए जो कॉस्टिंग पड़ रहा है वो किस हिसाब से पड़ रहा है कि जो भी मार्क प्राइस था आर्टिकल का उसमें 10% का रिबेट दिए, जो रिबेट दिए अगर वो रिमेनिंग अमाउंट में हम 18% जीएसटी भी जोड़ लेते हैं तो हमारा 5310 रुपए हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो बस इसी चीज को हम लोग देख रहे हैं। हमारा रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगा x माइनस 1/10x, अगर एलसीएम ले लेते तो 10x माइनस x अपॉन 10 होगा इन प्लस 18% ऑफ टैक्स ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या बन जाएगा 9x अपॉन 10 प्लस 18/100 ऑफ 9x अपॉन 10, यही हमारा रिमेनिंग अमाउंट है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि 5310 जो है हमारा वो किसके बराबर हो गया? अगर 9x/10 हम लोग कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस यहाँ पे आएगा 18/100, यही होना चाहिए, है ना। इस स्टेप को हम लोग थोड़ा सा और आगे लेकर के बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा 5310 विल बी इक्वल टू 9x अपॉन 10 इंटू 118/100, यही होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए 9 से अगर हम लोग कट करें तो 9 इंटू 5 इज 45, समझ में आ रहा है। फिर आ रहा है 81, 9 इंटू 9 इज 81 और एक 0 590 आ रहा है। अच्छा, और 118 इंटू 5 हमको क्या दे देगा 590, मतलब x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 1000 दैट इज ₹5000। अब हमारा ये x क्या था, हमारा x जो है वो हमारा मार्क प्राइस था, है ना। x हमारा क्या था मार्क प्राइस था, तो इस हिसाब से हमारा मार्क प्राइस क्या हो गया 5000।
समझ में आ रहा है? तो इतना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर हम लोग जीएसटी का समझ जाए, टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है ये समझ जाए, जो जीएसटी इंट्रा स्टेट सेल्स में किस तरीके से निकालते हैं ये समझ जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, आप अपना एक्सरसाइज का क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। हम आपको बता रहे हैं जीएसटी कुछ नहीं लगेगा आपको। ठीक है, अच्छे तरीके से आप बनाइए। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, या तो फिर आप हमारे व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में जुड़ करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, हम लोग उसका आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।